इंटरमीडिएट क्लास 11th प्रोज पार्ट के लेसन 1 माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के साथ मैं प्रिंसिपल रमाकांत तिवारी आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। सारे बच्चों को इस कोरोना काल में क्लास विदाउट स्टूडेंट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए वीडियो के माध्यम से लेसन 1 माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। राइटर हैं इसके ब्रूकर टी वाशिंगटन, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्रूकर टी वाशिंगटन वॉज बॉर्न इन 1856 इन ए स्लेव हट ऑन वर्जीनिया प्लांटेशन। देखिए, थोड़ा इसके बारे में बच्चों जानना पड़ेगा कि जैसे हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी जातियां रहती हैं, बहुत सारे धर्म के लोग रहते हैं, उसी प्रकार से अन्य देशों में, अमेरिका आदि देशों में भी बहुत सारी जातियां और धर्म के लोग रहते हैं। तो ब्रूकर टी वाशिंगटन की बात हम करते हैं, जो 1856 में पैदा हुए थे। स्लेव हट, स्लेव मतलब होता दास, ये दास परिवार से थे वर्जीनिया में। और जब इनकी एज बड़ी छोटी थी, एट द एज ऑफ 9 ही बिगन टू वर्क इन ए सॉल्ट फर्नेस एंड लेटर इन कोल माइन। नमक की भट्टी में और कोयले खदान में मात्र 9 वर्ष की उम्र में उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। जो आज आपके इस लेसन के राइटर हैं, उनकी स्थिति के बारे में आप पढ़ रहे हैं। व्हाट इज़ कंडीशन ऑफ ब्रूकर टी वाशिंगटन इन हिज चाइल्डहुड? ही वॉज बॉर्न इन ए स्लेव हट ऑन वर्जीनिया प्लांटेशन एंड व्हेन ही वॉज 9 years old देन ही स्टार्टेड टू वर्क इन फर्नेस एंड इन ए कोल माइन। आगे देते हैं, हिज डिटर्मिनेशन टू गेट एजुकेशन कैरीड हिम टू हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन 1872। बता रहे हैं कि उनका जो डिटर्मिनेशन था, दृढ़ संकल्प था पढ़ाई के प्रति, एजुकेशन के प्रति, उनको हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट लिए गया वर्जीनिया में। कब की बात कर रहे हैं? 1872 की बात कर रहे हैं। तो ये अमेरिकन नेग्रोज थे, जो ब्लैक स्किन्ड पर्सन थे, काली चमड़ी वाले थे। तो वहाँ काली और गोरी चमड़ी का बड़ा भेद था। जैसे हमारे हिंदुस्तान में शेड्यूल ट्राइब, एसटी आदि को जो सामान्य जातियाँ, जनरल कास्ट होती थी, तो वो परेशान किया करती थी। इंडियन की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन ऐसा बाद में नहीं हुआ। जब हमारे यहाँ डेमोक्रेसी आई, लोकतंत्र आया, तो सारी स्थिति ख़त्म हो गई। तो वहाँ भी धीरे धीरे सुधार हो रहा था। इस तरह से उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और वो किस तरह से अपने अर्ली एज में काम करने के साथ एट लास्ट हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट जाने का प्रयास करते हैं। और वह थोड़ा समझ लीजिए इंग्लिश में भी। वन डे ही वॉज वर्किंग इन ए कोल माइन, देयर वेर मैनी अदर्स वर्कर आल्सो वर्किंग इन दैट कोल माइन एंड दे वर टॉकिंग, आई मीन्स द वर्कर्स वेर टॉकिंग अबाउट सच स्कूल विच वॉज very attractive and beneficial for the Negroes, I means black skin person. And Brooker T Washington was also working in that coal mine. He overheard by the miners and decided to go there. Anyhow, he reached and he admitted himself with great permission of the principal of that institute. तो किस तरह से परेशानी को झेलते हुए हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्जीनिया में जो था स्थित, वहाँ पहुँचते हैं, इसका जिक्र है। तो आइए लेसन पर चलते हैं, क्योंकि लेसन को मजबूती से पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। आपको पढ़ाया भी गया हो, लेकिन फिर एक बार मैं जुड़ना चाहता हूँ आपसे। आइए देखते हैं, लेसन की तरफ चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अभी आप लोग 11th क्लास में गए हैं। निश्चित रूप से मैक्सिमम इंग्लिश टॉकिंग आपको करनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप होनी चाहिए। इसलिए हम हिंदी तो बताएंगे, इसलिए कि आपको अगर हिंदी नहीं बताई जाएगी तो यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट दैट लेसन। सो इट विल कंपल्सरी फॉर यू टू टीच इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश। तो देखते हैं वन डे। अब एक दिन घटना बता रहे हैं कि वन डे वाइल एट वर्क इन द कोल माइन, एक दिन कोयले की खदान में, यहाँ माइन मीन्स खदान, काम करते हुए, आई हैपन टू ओवर हियर,
ओवरहियर का तात्पर्य होता चुपके से सुनना, यानी बचा के सुनना। हैपेंड माने घटना घटने के अर्थ में होता है। हैपेंड माने घटना घटित होना। आई हैपेंड मेरे साथ घटना घटित हुई, क्या हुई? टू ओवरहियर सुन पाने की। किसको सुन पाने की? टू माइनर्स, दो खनिकों की। माइन मीन्स खदान, माइनर्स माने खनिक, जो खदान में काम करते हैं। टॉकिंग अबाउट ग्रेट स्कूल, एक महानतम विद्यालय के बारे में बात करते हुए। फॉर कलर्ड पीपल, जो अश्वेत लोगों के लिए था। यहाँ कलर माने रंग होता है, लेकिन यहाँ अश्वेत की बात हो रही है। फॉर कलर्ड पीपल, अश्वेत लोगों के, क्योंकि यह राइटर जो आपके ब्रूकर टी वाशिंगटन, ही वाज नेग्रो, वो नेग्रो से थे, ब्लैक स्किन पर्सन थे। फिर से बता रहे हैं आपको। एक दिन कोयले खान में काम करते हुए मैं दो खनिकों की बात को सुन पाने के लिए अवसर प्राप्त किया, या मेरे द्वारा दो खनिकों के बारे में बात करते हुए सुना गया, जो एक ऐसे महानतम स्कूल के बारे में बात कर रहे थे जो अश्वेत लोगों से संबंधित था। समवेयर इन वर्जीनिया, जो वर्जीनिया के किसी स्थान पर था। वर्जीनिया इज द नेम ऑफ प्लेस, बिग सिटी ऑफ अमेरिका। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम, यह मेरे लिए पहला मौका था, बता राइटर, दैट आई हैड एवर हियर्ड, कि मैं कभी ऐसा सुन पाया था। क्या सुन पाया था? मेरे लिए पहला मौका था। फिर से देखते हैं। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव एवर हियर्ड एनीथिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेज दैट वॉज मोर प्रेटेंशियस दैन द लिटिल कलर स्कूल इन आवर टाउन। यहाँ लेखक क्या बता रहा है कि मेरे लिए पहला मौका था कि मैं किसी ऐसे प्रकार इसके स्कूल अथवा कॉलेज के बारे में सुना था जो मोर प्रेटेंशियस माने आकर्षक, जो बेहद आकर्षक था, अधिक आकर्षक था, दैन द लिटिल कलर स्कूल इन आवर टाउन, जो छोटे मोटे अश्वेत लोगों से संबंधित स्कूल हमारे कस्बे में थे, नगर में थे, उससे कहीं बेहतर, कहीं और अच्छा कॉलेज था, जो समवेयर इन वर्जीनिया में था। whom the workers were talking about. Now in English, one day working in a coal mine, the writer overheard by the two miners were talking about the colored people school somewhere in Virginia. No doubt the writer heard about such types of school or college first time, and no doubt it was more pretentious than the little colored school in our town. I means his town. Next paragraph. As they went on describing, describe मतलब विश्लेषण करना, विस्तृत जानकारी देना. As they went on describing the school, जैसे जैसे वो स्कूल के बारे में बताते जा रहे थे, it seemed to me, मुझे ऐसा लगता था, it must be the greatest place, यह सबसे महानतम स्थान होना चाहिए, on earth माने पृथ्वी का. जैसे जैसे वे स्कूल के बारे में बताते जा रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा था यह इस पृथ्वी का सबसे महानतम स्थान होना चाहिए. नॉट इवन हेवन, यहाँ तक कि कोई स्वर्ग, प्रेजेंटेड मोर अट्रैक्शन, इतना आकर्षक मेरे लिए था, फॉर मी एट दैट टाइम, उस समय, दैन डिड द हैम्पटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वर्जीनिया, जितना कि हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्जीनिया का था. मतलब मेरे लिए इतना बेहद सुंदर और कोई स्थान नहीं था जितना कि हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट वर्जीनिया का था. अबाउट विच दीज मेन वेयर टॉकिंग, जिसके बारे में ये लोग बात कर रहे थे. आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल. रिजॉल्व हियर डिसाइडेड के अर्थ में है, निर्णय लिया. आई रिजॉल्व एट वंस टू गो टू दैट स्कूल, मैं तुरंत वहाँ जाने का निर्णय लिया, उस स्कूल को जाने का निर्णय लिया. ऑल्दो, यद्यप, आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई जानकारी नहीं थी, आइडिया यानी तरीका, विचार, जानकारी. वेयर इट वाज, यह कहाँ पर स्थित था, मुझे जानकारी नहीं थी. और हाउ मेनी माइल्स अवे, अथवा कितना मील दूरी पर है यह स्थान. और हाउ आई वाज गोइंग टू रीच इट, और कैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं थी. इट वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन. फायर कॉन्स्टेंटली विथ वन एम्बिशन, एम्बिशन माने इच्छा, महत्वाकांक्षा. फायर कॉन्स्टेंटली मतलब तीव्र,
मेरे दिल में केवल एक ही तीव्र इच्छा थी, एंड दैट वाज टू गो टू हैम्पटन, और वह थी हैम्पटन जाने की। दिस थॉट वॉज विथ मी डे एंड नाइट, यह विचार मेरे दिमाग में दिन रात रहते थे। नो डाउट द राइटर वॉज वेरी क्यूरियस पर्सन, ही वॉन्टेड टू गो हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट समवेयर इन वर्जीनिया, but he had no any idea where it was and how will writer able to reach that place, but it was only one ambition, and that was to go to Hampton Normal Agriculture Institute. In this way the writer thought much more about that school all the day and all the night. देखिए स्टूडेंट्स, ऑल द स्टूडेंट्स जो भी हैं हमारे इस वीडियो सिस्टम से जुड़े, उनको एक बात बताना और चाहूँगा कि अभी आप 11th में गए, आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट लिखना भी सीखना होगा। रेफरेंस मीन्स जैसे हिंदी में आप संदर्भ लिखते हैं, तो यहाँ जैसे दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन रिटन बाई ब्रूकर टी वाशिंगटन। अब कॉन्टेक्स्ट में आप प्रासंगिक चीज़ें लिखेंगे, जो पैसेज से रिलेटेड घटना घटेगी उसको लिखने का प्रयास करेंगे। बहरहाल अभी आपको विद्यालय खुलने के साथ इसको सिखाने का, समझाने का मौका मिलेगा। फिर भी आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश, एंड आई होप यू विल एबल टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस लेसन। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के मौसम में, ऑटम के मौसम में, वसंत ऋतु जैसे अपने यहाँ आती है, वहाँ अमेरिका में फॉल बोलते हैं ऑटम सीजन को। इन द फॉल ऑफ 1872, 1872 के पतझड़ के मौसम में, बसंत ऋतु के समय की बात कर रहे हैं। आई डिटरमाइंड टू मेक एन एफोर्ट, डिटरमाइंड मतलब यहाँ दृढ़ संकल्प की बात है। टू मेक एन एफोर्ट माने एफोर्ट मीन्स प्रयास करने का। मैंने वहाँ जाने का एक प्रयास किया। टू गेट देयर मतलब उस स्थान को, मैं उस स्थान को जाने का प्रयास किया। माई मदर वॉज ट्रबुल्ड, ट्रबुल्ड माने समस्याग्रस्त थी। विथ ए ग्रेव फियर, मेरी माँ उस समय समस्याग्रस्त थी। दैट आई वॉज स्टार्टिंग आउट ऑन ए वाइल्ड गूस चेस, इसलिए मेरे लिए यात्रा करना एक वाइल्ड गूस चेस था। वाइल्ड गूस चेस एक ईडियम्स है, मुहावरा है जिसका अर्थ होता है निरर्थक प्रयास करना। और मेरे लिए ग्रेव फीवर, यह बड़ी भय की बात थी कि मैं एक निरर्थक प्रयास कर रहा था। अकॉर्डिंग टू द लेसन, व्हेन राइटर डिसाइडेड टू गो हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट Virginia, at that time his mother was not in well condition. She was suffering from illness, and so departure of the writer was no doubt very sorrowful. In this way the writer here says, I was starting out on a wild goose chase. मैं एक निरर्थक प्रयास कर रहा था। At any rate, किसी भी हालत में। I got only half-hearted consent. आई गाट मतलब मैंने प्राप्त किया, ओनली मतलब मात्र, हाफ हार्टेड माने आधे मन से, जैसे बेमन से, कॉन्सेंट माने सहमति, फ्रॉम हर मतलब उनका, हर आया उसकी मदर के लिए, राइटर के। किसी तरह से मुझे आधे मन से सहमति मिली, किसकी? फ्रॉम हर मतलब अपने माँ से। एंड दैट आई माइट स्टार्ट, और उसी से मुझे अपनी यात्रा शुरू करनी थी। What do you mean here? यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है? What does the writer want to say you? क्या बताना चाहता है राइटर यहाँ पर? राइटर ये बताना चाहता था, My mother was not in favor. मेरी माँ मेरे पक्ष में नहीं थी। But I decided to go there. लेकिन मैंने निर्णय कर लिया था। तो उसी माँ के बेमन जो सहमति मिली, उसी से मुझे यात्रा शुरू करना था। आगे देखिए, आई हैड वेरी लिटिल मनी, मेरे पास बहुत थोड़ा धन था। विथ विच टू बाई क्लॉथ्स, जिससे कपड़े भी खरीदने थे। एंड पे माई ट्रेवलिंग एक्सपेंस, पे माने अदा करना, ट्रेवलिंग यात्रा का, एक्सपेंस माने खर्च, और जिससे यात्रा का खर्च भी अदा करना था। माई ब्रदर जॉन हेल्प्ड मी, मेरा भाई जॉन मेरी मदद किया। ऐसा नहीं कि मुझे मदद नहीं मिली। दैट ही कुड, जितना वह कर सकता था,
बट ऑफ कोर्स, लेकिन निश्चित रूप से, दैट वाज नॉट ए ग्रेट डील। ग्रेट डील मतलब पर्याप्त, लेकिन वह पर्याप्त नहीं था। एज यू नो, द राइटर was very poor person. He belonged colored people and he lived in America. So it was very difficult for him to go to Hampton Normal Agriculture Institute in Virginia because he had need more money to buy clothes and pay his traveling expense. So his brother John helped him what he could, but it was not enough for the writer. लेकिन वो पर्याप्त नहीं था। आगे क्या होता है? Finally the great day came. अंततः वह महान दिन आ गया, मतलब एक निश्चित डेट रखा था जो राइटर ने जाने का। And I started my for Hampton, और मैं हैम्पटन के लिए अपनी यात्रा स्टार्ट किया। I had only a small cheap satchels. मेरे पास एक छोटा सस्ता, सैचल मतलब थैला, बैग, चीप माने सस्ता, मेरे पास एक सस्ता थैला था। दैट कंटेंड द फ्यू आर्टिकल्स, कंटेंट मतलब समाहित होना, रखा जाना, फ्यू माने कुछ, आर्टिकल्स माने वस्तुएं, सामान ऑफ क्लॉथिंग माने कपड़े की, जिसमें कुछ कपड़े रखे गए थे। आई कुड गेट, जो मैं प्राप्त कर सकता था, मतलब जो कपड़ा मुझे मिल सकता था उसको मैंने उन सस्ते थैलों में रखा था। माई मदर एट द टाइम वॉज रैदर वीक, उस समय मेरी माँ बहुत वीक थी, यानी सोच से परे। रैदर वीक शब्द आया यहाँ पर। मेरी माँ बहुत वीक थी, कमज़ोर थी। एंड ब्रोकन इन हेल्थ, और अपना स्वास्थ्य खो चुकी थी। ब्रोकन टूट जाना, स्वास्थ्य का टूट जाना मतलब स्वास्थ्य का बिगड़ जाना। मेरी माँ उन दिनों बहुत कमज़ोर, अपना स्वास्थ्य खो चुकी थी। आई हार्डली एक्सपेक्टेड, हार्डली माने मुश्किल से, एक्सपेक्टेड माने होप कर सकता था, उम्मीद कर सकता था। टू सी हर अगेन, उन्हें पुनः देखना, यानी लेखक के मन में आता था कि अगर मैं गया, नो डाउट माई मदर विल नॉट अलाइव इन दिस वर्ल्ड एंड आई विल नॉट एबल टू सी हर अगेन आफ्टर माई वो एजुकेशन। अगर मैं एजुकेशन के बाद लौट के आता तो मैं अपने माँ को नहीं देख पाऊँगा, ऐसा लेखक के मन में बार बार विचार आता था। इसलिए कहता है आई हार्डली एक्सपेक्टेड, मैं मुश्किल से आशा कर सकता था, टू सी हर अगेन, उन्हें फिर से देखने की। एंड दस, और इस तरह से, आवर पार्टिंग माने अलगाव बिछो, वाज ऑल द मोर सैड, अत्यधिक दुखद बात थी। इसलिए मेरा पार्टिंग होना, मेरा माँ से अलग होना और दुखद था। सी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव, यहाँ कह रहा लेखक, सी हाउ एवर वॉज वेरी ब्रेव, इन सब के बावजूद वह बहुत बहादुर थी। थ्रू इट ऑल यहाँ दिया है, इन सब के बावजूद, फिर भी इन सब के बावजूद वह बहुत बहादुर थी। हियर राइटर सेज एट लास्ट ही डिसाइडेड टू गो टू द हैम्पटन नॉर्मल एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट एंड द डे केम and writer started for Hampton. He had only small cheap satchel with few clothing what was given by his brother, and his mother was no doubt very weak and broken in health. He hardly expected to see her again, and thus his parting was all the more sad. Through it all, his mother was very brave, and at last she decided to get permission to the writer to go Hampton Normal Agriculture Institute in Virginia. आगे देखिए, अब हैम्पटन नॉर्मल के बारे में थोड़ा जानते हैं कि हैम्पटन नॉर्मल कहाँ था, कितनी दूरी पर था जहाँ से राइटर को जाना है। द डिस्टेंस फ्रॉम द मॉल्डन टू हैम्पटन, डिस्टेंस मीन्स दूरी। The distance from Malden to Hampton is about 500 miles. Distance means दूरी। माल्डन नामक स्थान है जहाँ पर राइटर रहता था। माल्डन से हैम्पटन की दूरी 500 मील थी। अब माइल और मील जो हम हिंदी में कहते हैं, क्या है इसका अर्थ? यू नो किलोमीटर्स, 1000 मीटर मेक्स अ किलोमीटर एंड 3 किलोमीटर इज इक्वल टू
2 miles. 1.5 kilometer means 1 mile. It means 3 kilometer means 2 miles. यहाँ 100 माइल की दूरी बता रहे हैं, आप किलोमीटर निकाल सकते हैं. द डिस्टेंस फ्रॉम मॉल्डन टू हैम्पटन इज़ अबाउट 500 माइल्स. मॉल्डन से हैम्पटन की दूरी 500 मील थी. बाई वॉकिंग, पैदल चलते हुए. बेगिंग राइड्स, राइड मीन्स सवारी. बेग माने आग्रह करना, भीख मांगना, मतलब सवारियों से आग्रह करते हुए, मतलब जाने वाले लोगों से आग्रह करते हुए. यहाँ भीख मांगने का तात्पर्य, बेग करने का तात्पर्य है कि विदाउट पेइंग देम मनी, बिना उन्हें धन दिए हुए ऐसे ही मतलब बिना पैसे के यात्रा करने की बात कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू वांट टू गो टू जौनपुर, एट दैट टाइम यू आर ऑन द रोड एंड एनी पर्सन इज़ गोइंग टू जौनपुर with his motorcycle, at that time you can take a chance to ride yourself with that person to go to जौनपुर and you will not have to pay that person any money. जैसे भी कोई मोटरसाइकिल जा रहा है, आपने डिमांड कर लिया, भैया हमको भी लिवाते चलो प्लीज़, तो बैठा है, आपको ले जाके जौनपुर छोड़ दिया. एट दैट टाइम यू विल नॉट पे दैट पर्सन एनी मनी. आप कुछ कोई धन नहीं देकर, वो लेगा भी नहीं. तो इसलिए बेगिंग शब्द आया है. पैदल चलते हुए, सवारियों से जाते हुए. बोथ इन वैगन्स एंड इन द कार्स. वैगन्स मीन्स हियर गाड़ी से कौन सी गाड़ी? बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी. अभी आप सोच रहे हैं बैलगाड़ी घोड़ा गाड़ी की बात कर रहे हैं सर, ये घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी क्या होता है? अभी भैया मेरे बचपन काल की बात मैं बताऊंगा आपको. हम लोग जैसे बदलापुर को भी डिग्री कॉलेज में पढ़ा करते थे, आपके बदलापुर सिंगरम. और दैट टाइम कार्स एंड सच लग्जरियस types of vehicles not available at that time. We will हम लोग ऐसा करते थे, कभी साइकिल जाते, कभी नहीं मिलता था, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी को भी यूज़ कर सकते थे. देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स रनिंग ऑन द रोड नाउ डेज, बट एट दैट टाइम ओनली हॉर्स कार्ट, बुलक कार्ट वेयर्स अवेलेबल. तो इसलिए वैगन मतलब यहाँ बैलगाड़ी की बात कर रहा है लेखक, घोड़ा गाड़ी की बात कर रहा है, ऊँट गाड़ी की बात कर रहा है, जो भी अवेलेबल वहाँ रहा होगा. मतलब यहाँ वैगन से और कार से मैंने आग्रह करते हुए, पैदल चलते हुए. इन सम वे, किसी तरह से. आफ्टर नंबर ऑफ डेज, कई दिनों के बाद. आई रीच द सिटी ऑफ रिचमॉन्ड वर्जीनिया, मैं वर्जीनिया के रिचमॉन्ड सिटी. रीच्ड माने पहुँचा. अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो हैम्पटन से 82 मील दूर पर था. मतलब अभी 82 मील की यात्रा लेखक को और अदा करनी है, पूरा करनी है. अब वहाँ पहुँचा है लेखक, कहाँ पर? रिचमॉन्ड सिटी में, वर्जीनिया के. व्हेन आई रीच्ड देयर, जब मैं वहाँ पहुँचा. टायर्ड, थका हुआ था. हंग्री, भूखा था, अर्थात भूख से व्याकुल था. एंड डर्टी, और बहुत गंदा था. कहने का मतलब मेरी हालत हर तरह से बड़ी पतली थी, बड़ी कमज़ोर थी. आई वॉज नॉट इन प्रॉपर कंडीशन. आई वॉज एट दैट टाइम टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी. एंड इट वॉज लेट नाइट, और यह क्या था? इट वॉज लेट इन द नाइट, और यह रात्र का बहुत देर का समय था, मतलब देर रात का समय था. आगे देखिए. आई हैड नेवर बीन इन ए लार्ज सिटी. लेखक कहता है कि मैं कभी बड़े शहर नहीं गया था. आई हैड नेवर बीन इन लार्ज सिटी, मैं कभी बड़ा शहर नहीं देखा था. एंड दिस रैदर एडेड टू माई मिजरी. एड माने जोड़ना, मिजरी माने कष्ट, और यही मेरे कष्ट को और बढ़ा रहा था. रैदर एडेड, अरे भाई कोई अगर कोई सिटी गया है तो उसको थोड़ा आइडिया होती है एक सिटी में क्या कैसे होता है. तो लेखक कहता है कि मैंने कभी बड़ा शहर नहीं देखा था, कभी बड़े शहर नहीं गया था, और यही मेरे दुख को और बढ़ा रहा था. व्हेन आई रीच्ड रिचमॉन्ड, जब मैं रिचमॉन्ड पहुंचा. आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी, मैं पूरी तरह से धनहीन था. It means writer had no any money at that time when he reached Richmond city, and he had never been a large city. And he had never been a large city, and this rather added to his misery. आगे बताते हैं क्या. I had not a single acquaintance. Acquaintance means known person, पहचान वाला व्यक्ति. आई हैड नॉट ए सिंगल एक्विटेंस, मेरे पास कोई एक परिचित व्यक्ति भी नहीं था. इन द प्लेस, उस स्थान पर. एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज,
अनयूज टू सिटी वेज, सिटी मतलब शहर, वेज माने तौर तरीके या रास्ते, अनयूज मतलब जो जाना न गया हो, जो उपयोग में न लाया गया हो। अर्थात शहर के हालात से अनभिज्ञ होने के नाते आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जान पाता था, वेयर टू गो, कहाँ जाया जाए। यानी शहर के तौर तरीके से अनभिज्ञ होने के नाते मुझे नहीं पता था कहाँ जाएं। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, लॉजिंग माने ठहरने के लिए, सेवरल प्लेसेस माने बहुत सारे स्थानों को। आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग, मैंने कई स्थान पर रुकने के लिए आग्रह किया। बट दे ऑल वांटेड मनी, लेकिन वे सभी धन चाहते थे। भाई ठहरना है तो यू विल हैव टू पे मनी, एंड विदाउट मनी I have no any room for you. So it was very difficult condition for the writer at that time when he reached late night to the city of Richmond, and writer had no any idea about a great city, so it was aided to his misery, and the condition of the writer was not proper, and they all wanted money for any help. आगे देखिए क्या कहता है राइटर। एंड दैट वाज व्हाट आई डिड नॉट हैव, और वह चीज़ थी जो मेरे पास नहीं थी, अर्थात सब लोग धन मांगते थे और मेरे पास पैसा था ही नहीं। नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू डू, नोइंग नथिंग एल्स बेटर टू मतलब इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता है। नोइंग माने जानते हो, नथिंग माने कुछ भी नहीं, एल्स बेटर माने इससे अधिक, इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकता है। आई वॉक द स्ट्रीट्स, मैं सड़कों पर टहलता रहा। अब भाई एक जगह कैसे ठहरता है, अगर वो ठहरता तो शायद कोई पूछता भाई व्हाट आर यू डूइंग हियर, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। सो राइटर ओनली डिसाइडेड टू वॉक ऑन द स्ट्रीट। अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। आई मस्ट हैव वॉक द स्ट्रीट टिल आफ्टर मिड नाइट, यहाँ लेखक कहता है कि मैं आधी रात तक सड़क पर टहलता रहा। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्ट मन थकना, और इस तरह से मैं अंत में इतना थक गया दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, कि मैं और लंबे समय तक वॉक यानी चल नहीं सकता था, घूम नहीं सकता था। आई वॉज टायर्ड, मैं थका था। आई वॉज हंग्री, मैं भूखा था। आई वॉज एवरीथिंग, मेरे पास सब कुछ था। बट डिस्करेज्ड, लेकिन मैं अपना उत्साह खो चुका था, साहस खो चुका था। यानी सब कुछ होते हुए मेरा उत्साह मर चुका था, क्योंकि मैं थका था, भूखा था। जस्ट अबाउट द टाइम, ठीक उसी समय, व्हेन आई रीच्ड एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, आई रीच्ड माने मैं पहुंचा। अब यहाँ रीच का देखिए सेंस कैसे बदलता है। आई रीच्ड एक्सट्रीम, एक्सट्रीम मतलब पूरी तरह से, फिजिकल माने शारीरिक, एग्जॉशन माने थकान। अब यहाँ रीच का अर्थ पहुँचने से नहीं होगा। जब मैं पूरी तरह से शरीर की थकान को प्राप्त कर लिया, अर्थात मैं पूरी तरह से शरीर से थक गया, एग्जॉस्ट हो गया, फिजिकल एग्जॉशन हो गया मेरा। आई केम अपॉन ए पोर्शन ऑफ स्ट्रीट, पोर्शन माने भाग, मैं एक सड़क के भाग पर आया। वेयर द ब्रॉड साइड वॉक, ब्रॉड माने चौड़ा, साइड वॉक मतलब बगल के चलने वाली पगडंडी वाला स्थान। वॉज कॉन्स्टेबली इलावेटेड, कॉन्स्टेबली इलावेटेड मतलब पूरी तरह से इलावेटेड था, मतलब उभरा हुआ था। उभरा होने क्या तात्पर्य है, जैसे ब्रिज आप देखें, पुल, पुल पर जब सड़क गुजरती है तो पुल थोड़ा ऊंचा बनता है तो सड़क भी ऊंची होती जाती है, तो नीचे की जगह खाली रहती है, उसी की बात कर रहा लेखक। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनट इंतज़ार किया। टिल आई वॉज श्योर, जब मैं निश्चिंत हो गया, दैट नो पासर्स बाई कुड सी मी, पासर्स बाई आया है कि वहाँ से गुजरने वाला कोई मुझे नहीं देख सकता। एंड देन आई क्रेप्ट अंडर द साइड वॉक, क्रीप माने रेंगना होता है, अंडर माने नीचे, साइड वॉक माने पगडंडी जो थी, जो उभरी हुई थी, पुल से जुड़ने जा रही थी, तो मैं रेंग करके उसके नीचे चला गया, क्योंकि पुल के उस भाग की बात कर रहा है जहाँ से पुल से सड़क जुड़ रही थी। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और पूरी रात मैं ग्राउंड अर्थात ज़मीन पर लेटा रहा। विथ माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर पीलो, सैचल माने थैला, क्लॉथिंग माने कपड़े का, पीलो माने तकिया। अपने उस कपड़े की थैली को तकिया के रूप में बनाकर मैं ज़मीन पर लेटा रहा। नियरली ऑल नाइट, लगभग पूरी रात। आई कुड हीयर, मैं सुन सकता था। द ट्रैम्प ऑफ फीट, ट्रैम्प मतलब साउंड, फीट माने पैर, पैरों की आवाज़। ओवर माई हेड, अपने सिर के ऊपर। अब देखिए राइटर की कंडीशन आप समझ गए।
No doubt it was very late night and midnight when writer reached that city, and he was completely exhausted at that time, and he decided to walk on the street, but he was tired and hungry. He had everything, but he was discouraged at that time, so he decided to go by creeping himself under the elevated part of the road. In this way he made himself lay down on the ground, and he had a satchel of clothing, and he used that satchel of clothing for a pillow. Nearly all night writer was able to understand the sound of passers. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट पार्ट के साथ हम आपसे जुड़ेंगे. तब तक के लिए अलविदा. थैंक यू.